Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Hussain Daniel Naqvi, chemistry instructor for FSC, O level, A level and ADS classes. Today I am gonna present on chapter number 1 intermediate part 1. So हमारा जो first of all chapter 1 है वो है basic concepts. जैसा कि चैप्टर के नाम से जाहिर है, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे सबसे पहले बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हम पढ़ेंगे एटम के बारे में, मॉलिक्यूल के बारे में, आयन के बारे में, रिलेटिव अबंडेंस क्या होती है, आइसोटोप्स क्या होते हैं, और इसके बाद हम पढ़ेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट, स्टोइचियोमेट्री वगैरह। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एटम। एटम जो है वो काफी अरसे से ग्रीक फिलोसफर और साइंटिस्ट के सब्जेक्ट ऑफ मैटर रहा है, सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन रहा है एटम। इसके बारे में सबसे पहले मैटर के नाम से फेमिलियर थे ग्रीक फिलोसफर। मैटर आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, कोई भी ऐसी चीज जो कि जगह घेरती है, विच हैव डेफिनिट स्पेस एंड ऑक्यूपाई वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। सो उनका ये ख्याल था कि अगर हम मैटर को डिवाइड करते जाएं into its smaller and simpler units, तो हमारे पास एक फाइनल यूनिट एक ऐसा आएगा जो कि हमारे पास इनडिविजिबल होगा, जिसको हम मजीद डिवाइड नहीं कर सकते। इस इनडिविजिबल यूनिट को उन्होंने एटमोस का लफ्ज दिया। जो वर्ड एटमोस है इसका मतलब है नॉट टू कट, यानी कोई भी ऐसा पार्टिकल जिसको मजीद उसके सिंपलर सब्सटेंसेस में, सिंपलर पार्ट में, सिंपलर चीज में डिवाइड नहीं कर सकते, उसे उन्होंने कहा एटम्स। तो उसके बाद हमारे पास कुछ साइंटिस्ट आए जिन्होंने ये देखा कि किस तरीके से ये एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं और कंबाइन करने के बाद ये कंपाउंड्स बनाते हैं, और ये कंपाउंड्स किस तरीके से ब्रेक डाउन होने के बाद अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में यानी एलिमेंट्स में चेंज हो जाते हैं। तो ये सारा कुछ हमारे पास जो था कि ग्रीक फिलोसफर के इल्म में था। उसके बाद हमारे पास 17वीं सेंचुरी में कुछ साइंटिस्ट आए जिन्होंने प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को स्टडी करना शुरू कर दिया। इसमें हमारे पास कुछ साइंटिस्ट थे जिनमें जॉन डाल्टन का नाम जो है वो काफी काबिल तारीफ है। साइंटिस्ट जॉन डाल्टन इंग्लिश स्कूल टीचर थे। 1808 में इन्होंने सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी पेश की। इस एटॉमिक थ्योरी ने प्रॉपर्टीज ऑफ एटम को काफी हद तक एक्सप्लेन किया। अगर से बाद में आने वाले साइंटिस्ट ने इसकी थ्योरी के कुछ पॉइंट्स को गलत करा दिया, लेकिन इसकी एटॉमिक थ्योरी एक नई डिस्कवरी की तरफ एक अच्छा कदम। इसने लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन के मुताबिक कोई भी हमारे पास जो केमिकल कंपाउंड बनता है उसमें किसी भी एलिमेंट की फिक्स रेशो, मसलन हमारे पास वाटर है जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बनता है H2O। अगर हम बाय मास देखें, हाइड्रोजन का मास 1, 2 हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का मास हमारे पास 16। तो ये हमारे पास 2:16, या अगर मैं इसको मजीद सिंपलर करूं तो 1:8 है। इसका मतलब कि अगर आप बाय मास देखें तो हमारे पास वाटर में हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन की रेशो हमारे पास 8 है। यानी दुनिया जहां का कोई भी आप वाटर ले लें, चाहे वो ओशन का हो, चाहे वो सी का हो, रिवर का हो, लैक का हो, ये डोमेस्टिक पर्पस के लिए हम जो वाटर यूज करते हैं हमेशा उसमें एक फिक्स रेशो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन की, जो कि 1:8 तो ये हमारे पास लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन है। उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के मुताबिक हमारे पास जो मास ऑफ द रिएक्टेंट है वो ऑलवेज इक्वल होगा मास ऑफ द प्रोडक्ट। अगर मैं इसे सिंपलर डिफाइन करना चाहूं तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। मसलन
NaOH एक बेस है, इसका रिएक्शन मैंने करवाया HCl के साथ, तो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ, वाटर बना और साथ में NaCl। अगर बाय मास में देखूं तो NaOH 1 मोल मेरे पास 40 ग्राम के इक्वल होता है, HCl मेरे पास 1 मोल 36.5 ग्राम के इक्वल है, H2O हमारे पास 1 मोल 18 ग्राम के इक्वल है, और NaCl यहाँ पे है 58.5 ग्राम के इक्वल। सो मास ऑफ द रिएक्टेंट अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये मेरे पास तकरीबन 76.5 ग्राम और ये भी मेरे पास इक्वल हो जाएगा 76.5 ग्राम। ये दूसरे तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास हमेशा कंजर्व है, तो ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके बाद हमारे पास साइंटिस्ट आए जिन्होंने इसके बाद की जो प्रॉपर्टीज थी एटम की उनको स्टडी करना शुरू किया, जिसमें हमारे पास सबसे पहले जो था वो जॉन डॉल्टन के बाद मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एटम की गई। अब हमारे पास मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एटम जो की गई उसमें एटम को एक इनडिविजिबल पार्टिकल नहीं कहा, क्योंकि बाद में आने वाले साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया कि एटम के अंदर काफी सब एटॉमिक पार्टिकल मौजूद हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन, जिसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मोर देन 100 पार्टिकल डिस्कवर हो चुके हैं। तो मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एटम की तरफ हम आते हैं। मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एटम के मुताबिक एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल of an element which can or cannot exist independently and take part in a chemical reaction. एटम हमारे पास एलिमेंट का वो सबसे छोटा तरीन जरा है जो कि आजाद रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता, और किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो कंट्रीब्यूट करता है। मसलन हमारे पास कुछ एलिमेंट हैं जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, जैसा कि हीलियम हमारे पास, नियोन, आर्गॉन, ये सारे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ एलिमेंट हमारे पास, कुछ एटम ऐसे हैं जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, जैसा कि हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वगैरह। इस तरह के हमारे पास काफी एलिमेंट। मॉडर्न हमारे पास जो रिसर्च है वो ये बताती है कि हमारे पास जो एटम्स हैं उनके मोर देन 100 पार्टिकल अब तक डिस्कवर हो चुके हैं। इन मोर देन 100 पार्टिकल्स में हमारे पास जो फंडामेंटल पार्टिकल हैं, बेसिक पार्टिकल हैं, उनमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है। इसके अलावा काफी सारे पार्टिकल जिनमें बोसॉन, न्यूट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो वगैरह डिस्कवर हो चुके हैं। तो इसका मतलब अब हमारे पास एटम एक इनडिविजिबल पार्टिकल नहीं रहा, क्योंकि मॉडर्न रिसर्च ने इसको डिवाइड कर दिया एटम को। तो हम इसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट कह सकते हैं, हम इसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स नहीं कह सकते। इसके बाद एक साइंटिस्ट आया जैकब बर्जीलियस। जैकब बर्जीलियस का जो रोल है वो केमिस्ट्री में बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, रोल ऑफ जैकब बर्जीलियस। तो ये एक स्वीडिश केमिस्ट थे। इन्होंने करेक्ट एटॉमिक मैसेज, ये एक्यूरेट जो थे, उन्होंने तकरीबन जो आज की रिसर्च है उसके तकरीबन ये एक्यूरेट थे। करेक्ट एटॉमिक मैसेज इन्होंने डिस्कवर किए। सबसे पहला इनका कारनामा ये था। तकरीबन उस वक्त 50 एटम मैसेजेस जो कि डिस्कवर हो चुके थे, 50 एलिमेंट। सो इन्होंने करेक्ट एटॉमिक मैसेज उनके डिस्कवर किए। सो ये हमारे पास आज की जो रिसर्च है, लेटेस्ट रिसर्च, वो ये बताती है कि इनका जो एटॉमिक मास जिस तरीके से इन्होंने मेजर किया और आज के जो एटॉमिक मास है उसमें तकरीबन ना होने के बराबर फर्क है। मसलन अगर आप देखें क्लोरीन को, सो इनके मुताबिक क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.45 होना चाहिए था, 41 होना चाहिए था, जबकि आज की जो रिसर्च है, रीसेंट रिसर्च, वो ये बताती है कि क्लोरीन हमारे पास 35.45। इसी तरीके से अगर हम नाइट्रोजन को देखें
तो इन्होंने कहा था 14.01 इसका मैथ है, जबकि आज की रिसेंट रिसर्च बताती है 14.05। तो पहला कारनामा इनका ये था। दूसरा काम इन्होंने ये किया कि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया सिस्टम ऑफ गिविंग सैंपल, सिस्टम ऑफ गिविंग सैंपल टू ईच एलिमेंट, ताकि हमारा काम आसान हो जाए हर एलिमेंट को लिखने में, उनको डिस्टिंग्विश करने में, उनको केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करने में, कीमियाई फार्मूला लिखने में। तो ये उन्होंने एक इंपॉर्टेंट काम किया था। अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है व्हाट इज द रोल ऑफ जैकब बेrzelius इन केमिस्ट्री। तो ये दो बातें आपने याद रखनी है, करंट एटॉमिक मैसेज डिस्कवर किए और इंट्रोड्यूस किया सिस्टम ऑफ गिविंग सैंपल। ये दो। उसके बाद क्वेश्चन आता है व्हाट इज द एविडेंस ऑफ एलिमेंट। हमारे पास क्या एविडेंस है कि एटम मौजूद है या मौजूद नहीं है। तो अगर हम एविडेंस देखें एटम का, तो क्या इसके लिए हम ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप जिसे लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं वो यूज कर सकते हैं, या हम इसके लिए यूज कर सकते हैं कुछ स्पेशल टाइप की माइक्रोस्कोप। तो हम इसके लिए ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप जिसे लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं वो हम इसके लिए यूज नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है क्योंकि इसमें हमारे पास यूज होती है लाइट की वेवलेंथ। विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है वो एटम के डायमीटर से काफी हद तक ज्यादा है, काफी गुना ज्यादा है। लिहाजा हम इसको यूज नहीं कर सकते एटम को देखने के लिए। हमें कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिससे हम एटम को आसानी से देख सकें, जो कि हमारे पास है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आसानी से एटम को दिखा सकता है, क्योंकि इसमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज होती है, और ये जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये आसानी से एटम की एक्यूरेट जो है वो पोजीशन को भी मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। क्योंकि इसमें हमारे पास इसका डायमीटर, इसकी जो वेवलेंथ है वो काफी कम है और एटम का डायमीटर इसके मुकाबले में काफी ज्यादा है। तो हम आसानी से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन से एटम के इमेज को क्लियर करके देख सकते हैं। जदीद हमारे पास जो रिसर्च है एक्सरे एनालिसिस, वो हमें ये बताती है कि एक एटम का जो डायमीटर है वो तकरीबन 0.2 नैनोमीटर, या मैं इसको 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 मीटर, या मैं इसको 2 एंगस्ट्रॉम भी लिख सकता हूँ। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10। तो ये एटम का डायमीटर के बारे में। इसी तरीके से हमारे पास अगर मैं मास ऑफ द एटम की बात करूं, इसकी जो रेंज है मैसेज की, तो ये 10⁻25 kg से लेकर 10⁻27 kg तक, या अगर मैं इसको ग्राम में लिखना चाहूँ तो ये 10⁻21 ग्राम से लेकर 10⁻24 ग्राम। जो एटम का मास है वो एक्सप्रेस किया जाता है एटॉमिक मास यूनिट में, जिसे हम लिखते हैं AMU। 1 AMU इज इक्वल टू 1.667 मल्टीप्लाई 10⁻24 ग्राम। आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक था। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल के बारे में।